हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमन क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 और इस एक्ट से आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये तीन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से? प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि हमारे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अकॉर्डिंग केवल तीन ही इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल माने गए। ये तीन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से थे? प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग इन्हीं तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इनकी मीनिंग समझना है और इनके डिफरेंस को समझना है। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि है प्रॉमिसरी नोट्स, जिसको हम हिंदी बोलेंगे प्रतिज्ञा पत्र। तो बच्चों देखिए, प्रतिज्ञा पत्र या प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है? तो एक सिंपल टर्म में बोले कि प्रॉमिसरी नोट्स का मतलब एक ऐसा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिस पर मेकर का साइन होता है, जिस पर बनाने वाले व्यक्ति का साइन होता है और जिसमें वो एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन पर्सन को एक सर्टेन पीरियड के बाद पेड करने का प्रॉमिस करता है। तो बच्चों, प्रॉमिसरी नोट्स क्या हुआ? एक ऐसा राइटिंग डॉक्यूमेंट जिस पर मेकर का साइन होगा और जिसमें वो एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन पर्सन को एक सर्टेन पीरियड के बाद पेड करने का प्रॉमिस करता है। तो बच्चों, इस प्रॉमिसरी नोट्स में लिखने वाला व्यक्ति, ड्रॉ करने वाला व्यक्ति खुद एक रकम एक अमाउंट पेड करने का प्रॉमिस करता है। तो इसे बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट्स। बात समझ आया कि प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है? जिसमें हम एक सर्टेन अमाउंट पेड करने का प्रॉमिस करते हैं। ये अमाउंट कोई और नहीं, लिखने वाला व्यक्ति जो ड्रावर होता है वो खुद पेड करने का प्रॉमिस करता है। तो इसे बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट्स। अब बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात यहां समझना होगा, वो ये कि हम लोग जो करेंसी यूज करते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए या 2000 रुपए जो भी नोट करेंसी इशू करते हैं, एक्चुअली ये भी एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट्स होता है। आप बच्चों किसी भी नोट के बैक साइड में आप देखेंगे महात्मा गांधी जी स्माइल करते हुए आपसे कुछ कहते हैं। आप देखा है क्या कहते हैं वो आपसे? कि आई प्रॉमिस टू पे टू द बेयरर अ सम ऑफ रुपीज 500 या 100, ऐसा कहते हैं ना। या अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो मैं धारक को 100 रुपए या 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो वास्तव बच्चों ये क्या है? ये भी तो एक प्रॉमिसरी नोट्स होता है। बट इस प्रॉमिसरी नोट्स को कौन लिखता है? हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई या भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसीलिए बच्चों इस करेंसी नोट को हम इस प्रॉमिसरी नोट्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। हालांकि ये भी एक प्रॉमिसरी नोट्स होता है, बट क्योंकि ये स्पेशल टाइप का प्रॉमिसरी नोट्स है जो कि हमारे देश के सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिखा जाता है और इसलिए इसे हम अपने इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बच्चों, बैंक करेंसी को छोड़कर, ये करेंसी को छोड़कर बाकी ऐसा कोई भी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम एक सर्टेन पर्सन को एक सर्टेन पीरियड के बाद एक सर्टेन अमाउंट देने का प्रॉमिस करते हैं, वो एक प्रॉमिसरी नोट्स कहलाता है। बात समझ आ गई कि करेंसी को छोड़कर बाकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम एक सर्टेन अमाउंट देने का प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिसरी नोट्स होता है। तो अब देख लेते हैं इसके डेफिनेशन हमारे एक्ट में कैसे दिया गया है। तो बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट्स की डेफिनेशन हमको दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉमिसरी नोट्स इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज इन राइटिंग। प्रॉमिसरी नोट्स क्या है? एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है एक्सेप्ट इन करेंसी नोट। जो मैंने अभी आपको बताया कि करेंसी नोट को छोड़कर, करेंसी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो करेंसी नोट को छोड़कर कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, उस पर मेकर का साइन होता है, जो ड्रावर है वो अपना साइन करेगा, एंड टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, जिसमें वो एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन पर्सन को या उसके ऑर्डर पर किसी दूसरे व्यक्ति को और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट के बेयरर को पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है। तो प्रॉमिसरी नोट्स बच्चों क्या हुआ? एक ऐसा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जिस पर मेकर का साइन होगा और जिसमें वो एक सर्टेन पर्सन को या उसके ऑर्डर पर किसी दूसरे व्यक्ति को
एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन पीरियड के बाद देने का प्रॉमिस करता है। बट याद ये रखना है कि इसमें करेंसी नोट इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों प्रॉमिसरी नोट्स की डेफिनेशन। अब प्रॉमिसरी नोट्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने बच्चों इसे एक बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल समझाया आपको। कभी कभी हमारे एग्जाम में स्पेसिमेन बनाने को आता है कि प्रॉमिसरी नोट्स कैसे बनता है, उसके स्पेसिमेन बना के दिखाइए। तो बच्चों देखिए, हमने ये एक स्पेसिमेन बना के दिखाया और इसी से आप पूरा समझेंगे कि प्रॉमिसरी नोट्स में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो देखो बच्चों, किसी भी प्रॉमिसरी नोट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें प्रॉमिस वर्ड होना चाहिए। प्रॉमिस, आप एक सर्टेन अमाउंट देने का प्रॉमिस करें तो वो प्रॉमिसरी नोट्स माना जाता है। केवल लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेना, जैसे हम ये लिखते हैं आई बाउंड टू पे अ सम ऑफ रुपीज 10,000 या आई एम लायबल टू पे रुपीज 10,000, तो इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट्स। तो बच्चों प्रॉमिसरी नोट्स में एक सर्टेन अमाउंट देने का आप प्रॉमिस करते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो प्रॉमिस, और अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आप प्रतिज्ञा करेंगे या वचन देंगे एक सर्टेन अमाउंट पेड करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो ये कि उसमें प्रॉमिस वर्ड होना चाहिए, उसमें आप एक सर्टेन अमाउंट देने का प्रॉमिस करते हैं। याद रखिएगा, केवल लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेना कोई प्रॉमिसरी नोट्स नहीं होता, उसमें आप एक सर्टेन अमाउंट देने का प्रॉमिस करना होना चाहिए। अमाउंट मस्ट बी सर्टेन। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉमिसरी नोट्स में आप कितना अमाउंट पेड करने का प्रॉमिस कर रहे हैं वो अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए। अमाउंट सर्टेन होना चाहिए कितना अमाउंट आप पेड करेंगे। पेइंग नेम मस्ट बी सर्टेन, आप किसको प्रॉमिस कर रहे हैं, किसको पैसा देंगे, उसका नाम भी सर्टेन होना चाहिए। एंड कब पेमेंट करेंगे, पीरियड मस्ट बी सर्टेन, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स, कब पेमेंट करेंगे आप, वो पीरियड भी बच्चों सर्टेन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और अगर पीरियड आपने मेंशन किया है तो फिर डेट भी लिखना चाहिए, क्योंकि उसी दिन से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है ना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी प्रॉमिसरी नोट्स में एक रीजनेबल अमाउंट का स्टैम्प टिकट लगता है। वो स्टैम्प टिकट जो लगता है अकॉर्डिंग टू अमाउंट, जितने अमाउंट का प्रॉमिसरी नोट से होगा उसी के अकॉर्डिंग, हमारे इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग आपको स्टैम्प टिकट लगाना पड़ेगा। तो स्टैम्प टिकट भी लगना चाहिए रीजनेबल अमाउंट का। और इसके अलावा मेकर का साइन होगा, जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर रहा है, उसका साइन होगा। तो ये सारी फॉर्मेलिटी बच्चों जब पूरी होती है तभी प्रॉमिसरी नोट्स वैलिड माना जाता है। तो एक ऑफिस से देख लें क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरा होना चाहिए कि पहली बात प्रॉमिस वर्ड होना चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट पेड करने का प्रॉमिस करेंगे। सेकंड पॉइंट, अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आप किसको पैसा देंगे उसका नाम लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट, पीरियड मस्ट बी सर्टेन, कब पेमेंट करेंगे, और अगर पीरियड मेंशन कर रहे हैं तो डेट भी मेंशन होना चाहिए कि किस दिन से ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड माना जाएगा। उस पर स्टैम्प टिकट लगना चाहिए और उस पर मेकर के साइन होने चाहिए। जब ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी होती है तो प्रॉमिसरी नोट्स वैलिड माना जाता है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये कि बच्चों कई बार प्रॉमिसरी नोट्स पे हम पीरियड नहीं लिखते, बल्कि कुछ इवेंट डिक्लेयर कर देते हैं, कुछ इवेंट बताते हैं और उस इवेंट की हैपनिंग के बाद हम अमाउंट पेड करने का प्रॉमिस कर सकते हैं और ऐसा प्रॉमिसरी नोट्स वैलिड होता है। बट इसके लिए लॉ ये कहता है कि जो इवेंट आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, दिस इवेंट मस्ट बी हैपन, बाउंड टू बी हैपन। ऐसा इवेंट सर्टेन नेचर का होना चाहिए, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए। वो इवेंट घटित होना चाहिए, वो घटना घटित होनी चाहिए, तभी वो प्रॉमिसरी नोट्स वैलिड माना जाएगा। अगर हम किसी ऐसी इवेंट के बेस पर कोई प्रॉमिसरी नोट्स लिखते हैं जो कि अनसर्टेन है, ऐसा इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी हैपन और मे नॉट बी, तो ऐसे केस में प्रॉमिसरी नोट्स वैलिड नहीं माना जाता है। जैसे बच्चों एग्जांपल ले, मालूम मैंने यहां पर लिख दिया आफ्टर हिज मैरिज। सोचना बच्चों, हमने कैसे लिखा, आफ्टर हिज मैरिज, यानी मिस्टर दिनेश को हम 10,000 रुपये पेड करेंगे आफ्टर हिज मैरिज। सोचिए बच्चों, अगर हम इस तरह से प्रॉमिसरी नोट्स लिखते हैं तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैरिज
मैरिज एक ऐसा इवेंट है जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। अब ये नहीं कि मैरिज कब होगी, बल्कि बात ये है कि मैरिज होगी भी या नहीं होगी। बच्चों, किसी व्यक्ति की लाइफ में मैरिज होना या ना होना अनसर्टेन है। मैरिज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉमिस नोट्स लिखते हैं तो वो प्रॉमिस नोट्स इनवैलिड माना जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा। बट अगर हम इस तरह से लिखें, अब सोचिए, आफ्टर हिज डेथ, कि मिस्टर दिनेश को हम उसकी डेथ के बाद 10,000 रुपए देने का प्रॉमिस करते हैं। तो सोचो बच्चों, डेथ हालांकि कब होगी ये सर्टेन नहीं है, 2 महीने बाद होगी, 2 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी, 25 साल बाद होगी, बट होगी तो ना। हर एक व्यक्ति डेथ होनी है, हमारी भी होनी है, आपकी भी होनी है, सबकी होनी है। तो बिकॉज डेथ इज सर्टेन, हालांकि डेथ कब होगी वो सर्टेन नहीं है, बट डेथ होगी ये तो सर्टेन है ना। तो किसी व्यक्ति की डेथ के बाद अगर कुछ अमाउंट देने का प्रॉमिस करते हैं तो वो प्रॉमिस नोट्स वैलिड माना जाता है। अब ये इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि डेथ इज सर्टेन। बात समझ में आया? कि बच्चों, किसी ऐसे इवेंट के बेसिस पर जो कि सर्टेन नेचर का है, विच आर बाउंड टू बी हैपन, तो ऐसे इवेंट के बेसिस पर अगर कोई प्रॉमिस नोट्स बनाया जाता है तो वो प्रॉमिस नोट्स वैलिड होगा। बट कोई ऐसा इवेंट जो कि अनसर्टेन नेचर का है, जो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो फिर वो प्रॉमिस नोट्स वहां पर इनवैलिड हो जाता है। ओके, तो ये होगी बच्चों बात हमारी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिस नोट्स की। ओके, ये बच्चों अब आते हैं अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पर, जो कि है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। वैसे तो बच्चों हम लोग ने क्लास 11th में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अकाउंट तक बहुत चीजें पढ़ रखी, उनके क्वेश्चन भी लगाए हैं, तो हम लोग को पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग फॉर्म में होता है, इस पर भी मेकर के साइन होते हैं। बट बच्चों, ये एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जिसमें जो ड्रावर होता है वो किसी व्यक्ति को एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन पर्सन को एक सर्टेन पीरियड के बाद पेड करने का ऑर्डर देता है। हम किसी व्यक्ति को यहाँ पर ऑर्डर देते हैं कि आज से 3 महीने या 4 महीने बाद फलाने व्यक्ति को इतना अमाउंट पेड कर दीजिएगा, तो ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज में हम खुद कोई अमाउंट देने का प्रॉमिस नहीं करते, बल्कि हम किसी व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं कि वो अमाउंट पेड करेगा एक सर्टेन पर्सन को एक सर्टेन पीरियड के बाद। बात समझ में आया? कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें हम किसी व्यक्ति को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि वो एक सर्टेन पीरियड के बाद एक सर्टेन पर्सन को एक सर्टेन अमाउंट पेड करेगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बच्चों, इस बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती हैं। कौन कौन सी? ड्रावर, ड्रावी और पेई। ड्रावर, ड्रावी और पेई। जो बंदा बिल ड्रॉ करता है वो ड्रावर होता है। हम जिसको ऑर्डर दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए वो कौन है? ड्रावी होता है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, उसे हम एक्सेप्टर भी बोलते हैं। और जिसको हम पेमेंट दिलवा रहे होते हैं वो कौन होता है? पेई होता है। जैसे मानिए कि मिस्टर ए ने कोई बिल बी के ऊपर लिखा कि आज से 3 महीने बाद मिस्टर बी एक सर्टेन अमाउंट मिस्टर सी को पेमेंट करेगा। तो ऐसे केस में ए कौन हुआ? ड्रावर, जो बिल को ड्रॉ कर रहा है, ये कौन है? ड्रावर है। जिसके ऊपर बिल लिखा गया, जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, ये कौन हुआ? ड्रावी। और जिसको पेमेंट दिलवा रहे हैं ये कौन हो गया? पेई। तो बहुत सिंपल है, यहाँ 3 पार्टियां होती हैं, ड्रावर, ड्रावी और पेई। तो अब देखते बच्चों हमारे एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे डिफाइन किया गया। तो बच्चों, सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दी गई है, जो कहती है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये भी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू or to order of a certain person or to the bearer of the instruments, जिसमें हम एक certain person को एक certain amount एक certain period के बाद देने का ऑर्डर देते हैं। तो बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ? एक ऐसा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम किसी व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं
कि आज से इतने पीरियड के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद एक सर्टेन पर्सन को या उसके ऑर्डर पर किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर उस बेरर को, इंस्ट्रूमेंट बेरर को भी हो सकता है, बेरर को एक सर्टेन अमाउंट पेड करेगा। तो ये क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स में डिफरेंस क्या होगा। ये एग्जाम बहुत आता है कि एक प्रॉमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए बच्चों, प्रॉमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है, इसके लिए मैंने कुछ बेसिस लिए हैं और इन्हीं बेसिस पर समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। देखो, फर्स्ट बेसिस मैंने लिया नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो सोचिए बच्चों, प्रॉमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट प्रॉमिसरी नोट्स जो होता है ये एक प्रॉमिस इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इसमें हम एक सर्टेन अमाउंट देने का प्रॉमिस करते हैं, तो ये क्या है, एक प्रॉमिस इंस्ट्रूमेंट्स है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में हम खुद अमाउंट पेड नहीं करते, बल्कि किसी व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं कि वो अमाउंट पेड करेगा। तो इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। तो दोनों में ये मेन डिफरेंस हो जाता है कि प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो प्रॉमिस इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि इसमें हम खुद अमाउंट पेड करने का प्रॉमिस करते हैं। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स होता है, क्योंकि उसमें ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और का डिफरेंस होता है नंबर ऑफ पार्टीज। बच्चों अभी हमने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती हैं, देयर आर 3 पार्टीज, ड्रावर, ड्रावी और पेई। जबकि प्रॉमिसरी नोट्स में केवल 2 ही पार्टियां होती हैं, ड्रावर और पेई, ड्रावर और पेई, क्योंकि वहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती नहीं, ड्रावी कोई होता नहीं। तो जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है वो खुद अमाउंट पेड करेगा। या 2 ही पार्टी होगी, ड्रावर और पेई। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां बन जाती है, ड्रावर, ड्रावी और पेई। नेक्स्ट देख लो, नीड ऑफ एक्सेप्टेंस। अब सोचिए बच्चों, एक्सेप्टेंस की जरूरत किसमें पड़ती है। तो बच्चों हमने पढ़ा भी कि प्रॉमिसरी नोट्स में तो हम खुद अमाउंट देने का प्रॉमिस करते हैं ना, तो वहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, नो नीड फॉर एक्सेप्टेंस। प्रॉमिसरी नोट्स में एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि लिखने वाला व्यक्ति खुद अमाउंट पेड करने का प्रॉमिस करता है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस इज इसेंशियल। वहां पर एक्सेप्टेंस जरूरी होता है। एक पार्टी बिल को एक्सेप्ट करेगी, जो ड्रावी होता है वो बिल को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु आर ड्रावर। अब सोचना बच्चों, प्रॉमिसरी नोट्स को लिखने वाला व्यक्ति कौन होता है। सोचो, क्रेडिटर्स होता है या डेटर्स होता है, देनदार है कि लेनदार है। सोचना कि प्रॉमिसरी नोट्स को लिखने वाला व्यक्ति डेटर्स होता है या क्रेडिटर्स होता है। तो सोचिए बच्चों, प्रॉमिसरी नोट्स में हम खुद अमाउंट पेड करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं, हम डेटर्स होते हैं, क्योंकि हम अमाउंट पेड कर रहे हैं ना, तो हम कौन है, देनदार है, डेटर्स है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में जो ड्रावर होता है वो ऑर्डर दे रहा होता है, तो वो कौन होता है, वो क्रेडिटर होता है, वो क्रेडिटर है। ठीक है। तो ये होगा बच्चों डिफरेंस बिटवीन द प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का। ओके, ये बच्चों अब आते हैं नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पर, जो कि है चेक। अब बच्चों चेक का यूज तो हम सभी लोगों ने नॉर्मली अपनी लाइफ में किया होगा। हम लोग चेक का यूज क्या करते हैं कि किसी पार्टी को मुझे चेक से पैसा देना हो सकता है, अगर किसी पार्टी को मुझे पैसा मिल रहा है तो चेक से पैसा ले भी सकते हैं, है ना। तो चेक क्या होती है, तो देखो बच्चों इसको डिफाइन किया गया हमारे एक्ट में, सेक्शन 6 में चेक की डेफिनेशन दी गई है, जो कहती है कि अ चेक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कि चेक भी एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, बट ये स्पेशल टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। क्यों, बिकॉज इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन एनी स्पेसिफाइड बैंक। कि चेक जो होती है वो हमेशा किसी बैंक के ऊपर लिखा जाता है। चेक हम किसी भी बैंक के ऊपर लिखते हैं। बच्चों चेक भी एक प्रकार का ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही होता है, लेकिन ये ऑर्डर हम किसी पर्सन को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि किसको देते हैं, एक बैंक को ऑर्डर देते हैं कि फलाने व्यक्ति को पेमेंट कर देना। ये ऑर्डर मैं किसको दे रहा हूँ, बैंक को ऑर्डर देता हूँ। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। कि चेक जो होती है वो ऑन डिमांड पेबल होती है। इसका मतलब बच्चों चेक पर कोई पीरियड नहीं लिखा जाता, जैसे हम लोग प्रॉमिसरी नोट्स या बिल ऑफ एक्सचेंज पर लिखते थे ना, तो आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 3 मंथ्स, इस तरह चेक पर नहीं लिखा जाता।
चेक हमेशा ऑन डिमांड पेबल होती है। ऑन डिमांड पेबल होने का मतलब ये कि चेक पर जो डेट लिखी जाएगी, बैंक उसी डेट पर चेक को कैश कर देता है। बैंक उसी डेट पर चेक का पेमेंट कर देगा। तो चेक पर कोई पीरियड मेंशन नहीं किया जाता है, बल्कि जो चेक होती है वो हमेशा ऑन डिमांड पेबल होती है। जो डेट चेक पर लिखी जाएगी उसी डेट पर बैंक उस चेक को पेमेंट कर देता है। तो चेक हमेशा ऑन डिमांड पेबल होती है। तो बच्चों, व्हाट इज चेक? तो फिर से कहेंगे, चेक एक स्पेशल टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट ये स्पेशल टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसे स्पेशल टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑलवेज किसी बैंक के ऊपर लिखा जाता है, विच इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन एनी स्पेसिफाइड बैंक एंड इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। वो हमेशा ऑन डिमांड पेबल होता है। तो चेक जो होता है वो ऑन डिमांड पेबल होगा, इसका पीरियड मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई कि चेक क्या हुआ? एक स्पेशल टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमेशा बैंक के ऊपर लिखा जाता है और जो हमेशा ऑन डिमांड पेबल होता है। ओके, तो अब बच्चे समझते हैं टाइप्स ऑफ चेक के बारे में, कि चेक कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए बच्चों, अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चेक को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये 3 टाइप की चेक होती है। कौन कौन सी? बेयरर चेक, ऑर्डर चेक और क्रॉस चेक। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों बेयरर चेक। बेयरर चेक क्या होता है? बच्चों, बेयरर चेक का मतलब एक ऐसी चेक जिस पर पेई का नाम नहीं लिखा जाता, जिस पर पेई का यानी पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता। अब बिना पेई का नाम लिखे आप चेक बनाते हैं, बाकी सारी फॉर्मेलिटी आप पूरी करते हैं। आप अमाउंट लिखेंगे, मेकर का साइन भी होगा, सब कुछ सारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी, केवल उसका पेई का नाम नहीं लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं बेयरर चेक है। बच्चों, ये बेयरर चेक जो होती है इट इज मोर रिस्की चेक, क्योंकि इसका पेई का नाम नहीं लिखा होता। तो अगर ये चेक हमसे खो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो पाने वाला व्यक्ति इसको तुरंत कैश करा सकता है। इसे बोलते हैं बेयरर चेक। अब आप कहेंगे सर ऐसी चेक लिखी क्यों जाती है? बच्चों, ऐसी चेक हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि सम टाइम मुझे खुद को पैसा निकालना होता है तो बेयरर चेक बना लेते हैं। या भी कभी कभी बेयरर चेक इसलिए लिखी जाती है क्योंकि ये बहुत ही इजीली ट्रांसफरेबल होती है। मेरे पास कोई बेयरर चेक है तो मुझे कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, मैं इसको केवल आपको डिलीवर कर दूंगा, आप उस चेक के होल्डर बन जाओगे, आप चेक को कैश करा लीजिए। आप किसी और को ट्रांसफर कर दीजिए, वो उसका होल्डर बन जाएगा, वो उसको कैश करा लेगा। तो बेयरर चेक के मामले में विदाउट एनी फॉर्मेलिटी केवल डिलीवरी करने से ही आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। बट बच्चों, ये रिस्की चेक होती है क्योंकि उसमें पेई का नाम नहीं लिखा रहता। तो अगर ये चेक मिसप्लेस हो जाए, खो जाए, तो पाने वाला व्यक्ति इसको बैंक से तुरंत कैश करा सकता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड बेयरर चेक। सेकंड आता है ऑर्डर चेक। बच्चों, ऑर्डर चेक वो होती है जिस पर हम पेई का नाम लिख करके चेक बनाते हैं। पे टू मिस्टर रमेश, दिनेश, सुरेश, समथिंग, कोई नेम लिख करके हम चेक बनाते हैं, तो वो क्या है? ऑर्डर चेक होती है। और ऐसे मामले में बैंक केवल उसी व्यक्ति को पेमेंट करेगा जिसका नाम चेक पर लिखा होगा। बट सोचना बच्चों फिर से एक बार कि ये भी एक रिस्की चेक होती है। क्यों? क्योंकि बैंक सोचिए किसी व्यक्ति को पर्सनली आइडेंटिफाई नहीं करता। बैंक नहीं जानता कि रमेश कौन है, दिनेश कौन है, सुरेश कौन है, महेश कौन है। तो कोई भी व्यक्ति नाम बदल करके बैंक से ऐसी चेक को भी कैश करा सकता है। मान लीजिए कोई चेक मेरे नाम पर लिखी है कि पे टू मिस्टर विवेक गुप्ता। अब मान लीजिए वो चेक हमारे पास आई, लेकिन मेरे पास वो चेक खो गई, मिसप्लेस हो गई, और किसी दूसरे व्यक्ति ने चेक को पा लिया। तो अब वो व्यक्ति क्या करता है? अपना नाम बदल करके बैंक के सामने चेक को प्रेजेंट करेगा और बोलेगा हम भी विवेक गुप्ता है, और नाम बदल करके चेक को कैश करा सकता है। क्योंकि बैंक किसी व्यक्ति को पर्सनली आइडेंटिफाई नहीं करता। बैंक नहीं जानता कि आप रमेश है, कि आप दिनेश है, कि आप मिस्टर विवेक है। तो जो भी व्यक्ति चेक लेकर जाएगा बैंक उसको कैश कर देगा। तो ये भी बच्चों रिस्की चेक होती है। तो हालांकि इस पर पे का नाम लिखा होता है, बट ये भी रिस्की चेक है। अगर खो जाए तो पाने वाला व्यक्ति इसको कैश करा सकता है। ठीक है, अब इसीलिए चेक की मोर सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं? चेक को क्रॉस कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है क्रॉस चेक। बच्चों, वैसे एग्जाम में क्रॉस चेक ही आता है हमेशा, बाकी ये दोनों तो केवल अपने नॉलेज के लिए। एग्जाम में जो आएगा वो क्रॉस चेक आएगा। तो क्रॉस चेक क्या होता है? बच्चों, क्रॉस चेक क्या होता है कि जब हम किसी चेक पर क्रॉसिंग कर देते हैं, तो क्रॉस चेक हो जाने से क्या हो जाता है कि बैंक ऐसे चेक का पेमेंट अपने काउंटर पर नहीं करता है, बल्कि बैंक
इस चेक का पेमेंट पेई के अकाउंट में उसके खाते में डिपॉजिट करेगा, बट किसी भी स्थिति में इस चेक का पेमेंट बैंक कैश के रूप में नहीं करेगा। तो अगर किसी चेक पर क्रॉसिंग की जाती है, क्रॉस किया जाता है, तो उस चेक का पेमेंट बैंक अपने काउंटर पर नहीं करता है, बल्कि ऐसी चेक का पेमेंट बैंक पेई के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। जिसका नाम पेई के रूप में लिखा है, बैंक उसके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा, बट ये पेमेंट उसे वो कैश के रूप में नहीं देगा। और जिससे हम बड़ी आसानी से बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पता कर सकते हैं कि पैसा किसके अकाउंट में गया है। यानी अगर ये चेक खो भी जाए, मिसप्लेस भी हो जाए, तो भी कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि पैसा पेई के अकाउंट में ही जाएगा। और ऐसी स्थिति में बैंक से पता कर सकते हैं कि पैसा किसके अकाउंट में गया है ना। तो बच्चों, जो क्रॉस चेक होती है वो चेक की सेफ्टी के लिए की जाती है। तो जैसे हमारे एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो बच्चों, क्रॉसिंग हम क्यों करते हैं? चेक की सेफ्टी के लिए, ताकि चेक अगर खो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो भी कोई गम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पैसा पेई के अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा। ऐसी चेक का पेमेंट बैंक कभी काउंटर पर नहीं करता है। तो बच्चों, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्रॉस चेक के बारे में ही आता है। तो हम लोग इसके बारे में अब और डिटेल से पढ़ते हैं और समझते क्रॉस और चेक के बारे में प्रोविजंस है क्या। यस बच्चों, अब देखिए, क्रॉस चेक को भी दो कैटेगरी में हमें डिवाइड किया, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। तो बच्चों, चेक पर हम जो क्रॉसिंग करते हैं ये दो टाइप्स हो सकती है, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। तो सबसे पहले समझते हैं जनरल क्रॉसिंग क्या होता है। बच्चों, जब किसी चेक के फेस पर, फ्रंट पर दो ऐसी ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ कर दी जाती है बिना कोई वर्ड लिखे या कुछ वर्ड के साथ, तो इसे बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। या तो कोई वर्ड पर लिखे, केवल दो ऐसी लाइनें ड्रॉ कर दीजिए, या भी कुछ वर्ड के साथ, तो इसे बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग होंगे। और ऐसे मामले में बैंक चेक का पेमेंट कैश के रूप में नहीं करेगा, बल्कि बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। अब जैसे बच्चों, कुछ लोग इस क्रॉसिंग के बीच में एंड कंपनी वर्ड लिख देते हैं। रियलिटी बताएं, एंड कंपनी वर्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसे लोग केवल ऐसे ही कह सकते हो, शौकिया लोग लिख देते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप एंड कंपनी लिखे या ना लिखे, इसका लॉ के निगाह में कोई मीनिंग, कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। बट जब किसी चेक की क्रॉसिंग के बीच में अकाउंट पेई वर्ड लिखा जाता है, तो बच्चों इसका इफेक्ट होता है। अक्सर आप देखें, कुछ व्यापारी लोग जब चेक बनाते हैं तो क्रॉसिंग के बीच में अकाउंट पेई वर्ड भी लिख देते हैं। बच्चों, अकाउंट पेई वर्ड का मतलब होता है कि जिसका नाम पेई के रूप में लिखा है, केवल उसी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा और किसी के अकाउंट पैसा डिपॉजिट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, ये चेक मैंने लिखा मिस्टर एक्स के नाम पर, टू मिस्टर एक्स, तो इसका मतलब होगा कि केवल एक्स के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा और किसी के अकाउंट पैसा डिपॉजिट नहीं होगा। यानी अगर एक्स चाहे भी तो इस चेक को आगे और किसी को इंडोर्स नहीं कर सकता, ये चेक आगे ट्रांसफरेबल नहीं होती। और इसीलिए ऐसी चेक को हम लोग रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, यानी प्रतिबंधित रेखांकन। क्योंकि इस तरह से क्रॉसिंग करने से चेक आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो जिसका नाम पेई के रूप में लिखा है, केवल उसी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा और किसी के अकाउंट पैसा डिपॉजिट नहीं हो सकता। तो दैट मीन, मान लो मिस्टर एक्स के नाम पे चेक लिखी गई है, तो केवल एक्स के अकाउंट में ही पैसा डिपॉजिट होगा और एक्स चाहे भी तो ऐसी चेक को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो दैट मीन बच्चों, इन शॉर्ट कहें कि अगर किसी चेक पर अकाउंट पेई वर्ड लिखा रहता है तो ये चेक ट्रांसफरेबल नहीं होती, ऐसी चेक को हम आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस चेक का पेमेंट केवल पेई के अकाउंट में डिपॉजिट होगा और किसी के अकाउंट पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, तो दूसरा कोई बंदा ये चेक को लेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो और कोई भी चेक होगी वो ट्रांसफरेबल होती है, बट अकाउंट पे चेक ट्रांसफरेबल नहीं होती और इसीलिए इस चेक को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। ओके, लास्ट आता है नॉट नेगोशिएबल। बच्चों, अक्सर देखिए, कुछ कंपनियां जब किसी बड़े अमाउंट का पेमेंट करती ना, तो वहां पर क्रॉसिंग के बीच में नॉट नेगोशिएबल वर्ड भी लिखती है। बच्चों, इस नॉट नेगोशिएबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि ट्रांसफरी को ट्रांसफर से बेटर टाइटल नहीं दिया जाएगा। अगर किसी चेक पर नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिखा है, तो नॉट नेगोशिएबल वर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते।
नॉट नेगोशिएबल वर्ड को भी हम, नॉट नेगोशिएबल चेक को भी हम किसी आगे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसकी इफेक्ट ये होगा कि ट्रांसफरी को ट्रांसफर से अच्छा टाइटल नहीं मिल सकेगा। यानी इस चेक को पाने वाले का जो टाइटल होगा वो देने वाले से अच्छा नहीं होगा, भले उसने ऐसे चेक को गुड फेथ पर ही क्यों न रिसीव किया। याद कीजिए बच्चों, हमने फर्स्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें पाने वाले व्यक्ति को देने वाले से अच्छा टाइटल मिलता है अगर उसने इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ पर रिसीव किया। बट नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग उस रूल का एक एक्सेप्शनल केस है जो ये कहता है कि अगर चेक पर नॉट नेगोशिएबल लिखा है तो इसका मीनिंग, इसका इफेक्ट ये होगा कि रिसीवर को गिवर से अच्छा टाइटल नहीं दिया जाएगा, यानी पाने वाले व्यक्ति को देने वाले से अच्छा टाइटल नहीं मिलेगा, भले उसने इंस्ट्रूमेंट को, इस चेक को गुड फेथ पर ही क्यों न रिसीव किया। तो बच्चों, चेक के सेफ्टी के लिए समटाइम कुछ कंपनियां नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिख देती हैं, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि ट्रांसफरी को ट्रांसफरर से अच्छा टाइटल नहीं दिया जाएगा। यानी अगर ट्रांसफरर का टाइटल अच्छा है तभी ट्रांसफरी को भी अच्छा टाइटल मिलेगा, और ट्रांसफरर का टाइटल अगर डिफेक्टिव है तो ट्रांसफरी का टाइटल भी डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों, ये चारों एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिए ये सब जनरल क्रॉसिंग के, ये सब जनरल क्रॉसिंग मानी जाती है। अब सोचिए, इतनी सेफ्टी करने के बाद भी लोग फ्रॉड कर देते हैं। ये हमारा इंडिया है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इतना सेफ करने के बाद भी चेक में लोग फ्रॉड कर देते हैं, चीटिंग कर देते हैं। तो चेक की मोर एंड मोर सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक की स्पेशल क्रॉसिंग कर सकते हैं। अब ये स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है कि बच्चों, समटाइम चेक की मोर सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्रॉसिंग के बीच में हम पेई के बैंक का नाम भी मेंशन कर देते हैं। किसके बैंक का नाम? अपने बैंक का नाम नहीं, पेई के बैंक का नाम, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, पेई के बैंक का नाम आप यहां मेंशन कर देंगे। मान लीजिए हम पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर दिनेश को, पे टू मिस्टर दिनेश, तो हम मिस्टर दिनेश से पहले ही कंफर्म कर लेंगे कि सर जी आपका अकाउंट कौन से बैंक में है। मान लीजिए उसने कहा सर जी मेरा अकाउंट पीएनबी में है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग के बीच में उसके बैंक का नाम लिख दिया पीएनबी। तो ये क्या हो गया, स्पेशल क्रॉसिंग होगी। और इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि मिस्टर दिनेश अब इस चेक को केवल पीएनबी वाले अकाउंट में ही लगा सकेंगे। मान लीजिए उनका अकाउंट और भी कई बैंकों में है, लेकिन वो और किसी बैंक में चेक नहीं लगा सकेंगे। जिसका नाम चेक पर लिखा है, जिस बैंक का नाम चेक पर लिखा है, केवल इसी बैंक में वो चेक को लगा सकेंगे। यही बैंक इस चेक का अब रिलायबल बैंक होगा। बात समझ आ गई कि स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है कि जब क्रॉसिंग के बीच में हम पेई के बैंक का नाम मेंशन कर देते हैं ताकि चेक और ज्यादा सेफ हो जाए, तो ये कहलाता है स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारी क्रॉसिंग ऑफ चेक। ओके, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ दिया कि प्रॉब्लम नोट्स क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है और चेक के डिफरेंट टाइप्स क्या है। ठीक है बच्चों, तो मेरी वीडियो कुछ बड़ी हो रही है तो हम आज आपको यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। आपसे गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।